हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में देखेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में दोस्तों हमने लगभग कई सारे टॉपिक देख लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, लैंगिक रूप से संचरणशील रोग, यानी दोस्तों इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसटीडी। तो एसटीडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, यानी लैंगिक रूप से संचरणशील रोग। तो देखिए दोस्तों लैंगिक रूप से संचरणशील रोग क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे रोग या ऐसी बीमारी है जो लैंगिक संपर्क से फैलती है उसको हम क्या कहते हैं, एसटीडी कहते हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये बीमारियां प्रायः एक दूसरे कारकों से ही फैल सकते हैं, यानी एक से दूसरे में फैल सकती हैं। चलिए दोस्तों यदि हम मनुष्यों की बात करें दोस्तों, तो यदि मनुष्यों में लैंगिक रूप से संचरित रोग होने वाली कई बीमारियां पाई जाती है। देखिए दोस्तों ह्यूमन में भी कई सारी ऐसी लैंगिक रूप से संचरणशील रोग पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण लैंगिक रूप से संचरणशील रोगों के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लैंगिक रूप से संचरणशील रोगों के बारे में। तो चलिए दोस्तों यदि हम पहले ट्रांसमिटेड डिसीज की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे पहला जो दोस्तों है वो क्या है, एड्स। तो देखिए दोस्तों एड्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एड्स का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ए से क्या हो गया दोस्तों, एक्वायर्ड, आई से हो गया इम्यूनो और डी से डिफिशियंसी और एस से हो गया सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों एड्स का पूरा नाम तो हो गया एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए दोस्तों यह सबसे खतरनाक लैंगिक बीमारियों में से या लक्षणों में से एक है। यदि हम एड्स की बात करें दोस्तों तो यह सेक्सुअल रोग में सबसे खतरनाक रोग एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज जो है दोस्तों बहुत मुश्किल है, या इसका इलाज अभी तक हम ये भी कह सकते हैं कि खोजा भी नहीं गया है। तो देखिए दोस्तों और यदि हम बात करें दोस्तों इस रोग का सबसे पहले पता कहाँ लगा, तो देखिए दोस्तों इस रोग का जो सबसे पहले पता है वो दोस्तों कहाँ लगा, 1981 में अमेरिका में लगा। यानी दोस्तों सबसे पहला केस कहाँ पे आया था इसका, अमेरिका में आया था सन 1981 में। चलिए दोस्तों वहीं यदि हम इस रोग के वाहक की बात करें या कारक की बात करें कि यह किसके कारण होता है, तो यह रोग बेसिकली दोस्तों एक विशिष्ट प्रकार की वायरस या विषाणु के कारण होता है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, HIV या ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो यह किसके कारण होता है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। देखिए दोस्तों यह विषाणु जो होता है क्या होता है कि मानव के शरीर की जो HD सेल है, यानी जो हमारे शरीर की हेल्पर कोशिकाएं होती है, जो सहायक कोशिकाएं होती है, उनको क्या कर देता है, यह HIV वायरस क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और यह हेल्पर सेल को नष्ट कर देता है तो हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी आती जाती है, और हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है 2 से 3 साल में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो एड्स है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चलिए दोस्तों वहीं हम एड्स की पहचान की बात करते हैं या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको हम। तो चलिए दोस्तों एड्स की पहचान या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एड्स को। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि एड्स पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी पहचान उसके रक्त के सीरम में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के द्वारा की जाती है। यानी दोस्तों क्या होता है, जो भी व्यक्ति एड्स से पीड़ित है तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों कि उसके रक्त में क्या होता है, रक्त में दो भाग होता है, एक तो होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों कि जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, तो यदि हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल देते हैं तो फिर जो शेष बचा भाग होता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है हमारा। तो इस प्रकार से दोस्तों सीरम में क्या होता है कि उसके कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, जिनसे हम पता लगाते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके कुछ सिम्पटम्स या लक्षण देखेंगे। तो चलिए दोस्तों एड्स के लक्षण देखते हैं हम यहाँ पे। तो एड्स का दोस्तों जो पहला लक्षण है वो क्या है, लसिका ग्रंथियों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। क्या कहा दोस्तों, लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो दूसरा सिम्टोम है वो क्या है, भारहीनता अथवा कमजोरी, यानी शरीर कमजोर हो जाता है और भार धीरे धीरे कम होने लगता है। देखिए इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों या तीसरा सिम्टोम है वो क्या है, पतली दस्त, यानी दस्ता, पतली दस्त आने लगती है। चलिए दोस्तों इसके अलावा जो चौथा हमारा सिम्टोम है वो क्या है, चमड़ी में खुजली, यानी क्या होता है दोस्तों, स्किन में क्या होती है, खुजली होने लगती है ज़्यादा। तो इस प्रकार से भी हम ये भी क्या है, एड्स के ही लक्षण है। इसके अलावा देखिए दोस्तों रात में क्या होता है दोस्तों, पसीना निकलना। रात में क्या होता है दोस्तों, सोते वक्त क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलता है। ये भी क्या है, एड्स के ही लक्षण होते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों अनिद्रा, तो अनिद्रा भी क्या है दोस्तों, एड्स का ही लक्षण है। अब चलिए दोस्तों इसके हम नियंत्रण देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके हम नियंत्रण में देखते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों कि इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। यानी दोस्तों यदि किसी सिरिंज का उपयोग एक बार इंजेक्शन लगाने में कर दिया गया है
तो उस सिरिंज से किसी दूसरे पेशेंट को इलाज, दूसरे पेशेंट के इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अर्थात एक बार सिरिंज को लगाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद उसको फेंक देना चाहिए, उसकी जगह अब नई सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जो दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है वो क्या है, दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए ब्लेड हो गई या रेंजर हो गई, टूथब्रश हो गया आदि का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। कोई किसी दूसरे व्यक्ति ने यदि इन चीज़ों का उपयोग किया है, जैसे ब्लेड हो गया, रेजर हो गया, टूथब्रश हो गया, तो इनका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, इसके अलावा तीसरा क्या है दोस्तों, इसके अलावा तीसरा दोस्तों, लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ एड्स के बारे में लोगों को सही गाइडलाइन या सही जानकारी, दिशा निर्देश देने चाहिए, जिससे लोग इसके प्रति जागरूक रहें। चलिए दोस्तों, तो एड्स के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा यहाँ पे यौन संचरित रोग है, तो जो दूसरा दोस्तों यहाँ पास हमारे पास जो रोग है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज में, तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा रोग है वो क्या है, गोनेरिया। तो देखिए दोस्तों, गोनेरिया रोग क्या होता है, बेसिकली दोस्तों यह एक प्रमुख यौन संक्रामक रोग होता है, अर्थात यह भी सेक्सुअल डिसीज रोग है। यह क्या होता है दोस्तों, प्राय संभोग के द्वारा फैलता है। यानी क्या होता है दोस्तों, संभोग से फैलता है, यानी यह कॉपुलेशन या मैथुन क्रिया के द्वारा यदि ज़्यादा होती है तो उसमें से यह रोग एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। चलिए दोस्तों, यह रोग जो है बेसिकली दोस्तों एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, निसेरिया गोनेरी। अर्थात दोस्तों यह एक निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। देखिए दोस्तों, यह रोग रोगी के मादाओं में क्या होता है, बंधता पैदा करता है। यदि मान लीजिए यह रोग यदि किसी रोगी को हो जाता है, तो वह रोगी यदि कोई मादा है तो उसमें क्या होगा, बंधता पैदा कर देता है, या इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन कर देता है यह मादाओं को। चलिए दोस्तों, इस रोग के रोगी के मूत्र मार्ग में शोथ या सूजन हो जाती है, और जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसकी जो यूरेथ्रा होती है अर्थात मूत्र मार्ग में क्या हो जाता है, सूजन होने लगता है। चलिए दोस्तों, इस रोग के हम कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स या लक्षण देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला हमारा सिम्टम्स या लक्षण है दोस्तों, वो क्या है, मूत्र जलन के साथ आना। यानी जो हमारा मूत्र या यूरिन है वो कैसा होता है दोस्तों, जलन के साथ बाहर आता है। इसके अलावा देखिए, जो दूसरा हमारा सिम्टम है वो क्या है दोस्तों, मूत्र के साथ पस आना। देखिए दोस्तों, मूत्र के साथ क्या आने लगती है, पस आने लगती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, तीसरा क्या है मेन यहाँ पे, कि पुरुष के मूत्र मार्ग, यानी पुरुषों के यानी मेल के यूरेथ्रा में, और वहीं फीमेल के भी यूरेथ्रा में क्या होता है दोस्तों, योनि एवं ग्रीवा में सूजन, और उसकी योनि या वजाइना एवं ग्रीवा में क्या हो जाता है, सूजन होने लगता है। तो ये तो क्या थे दोस्तों कि गोनेरिया रोग के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण या सिम्टम्स थे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गोनेरिया रोग का उपचार कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो गोनेरिया रोग का उपचार है, तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती है। देखिए दोस्तों, इस रोग को रोकने के लिए सल्फोनेमाइड और पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक लाभदायक होते हैं। यानी जो पेनिसिलिन है दोस्तों और सल्फोनेमाइड, ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक होते हैं दोस्तों, इनका उपयोग कारगर है इसके उपचार में। वहीं इसमें एक विशेष ध्यान क्या देना चाहिए दोस्तों, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों इसमें साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे हमने लैंगिक रूप से संचरणशील रोगों में से दो विशेष प्रकार के यानी दो विशिष्ट रोगों के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, जिसमें पहला था हमारा एड्स और दूसरा क्या था, गोनेरिया। देखिए दोस्तों, पेपर में ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करिए दोस्तों, और इसको दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।